जय श्री गणेश वाला भाइयों बहनों। ટાટ સેકન્ડરી હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાની તૈયારી કરતા તમામ ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોળકીય પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, હિન્દી પદ્ધતિશાસ્ત્રના માટે આપણે અગાઉ 1 માર્કના 2 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે પદ્ધતિશાસ્ત્રના મહત્વપૂર્ણ એવા 5 માર્કની અંદર કેવા પ્રશ્નો પૂછાય તેની ચર્ચા કરવાની છે। આપ સૌ જાણો કે પદ્ધતિ છે એ 25 માર્કનું પૂછાતું હોય છે, એટલે આ ટોપિક આપણા માટે ખૂબ અગત્યનો છે। વિષય વસ્તુના પ્રશ્નો તો આપણે લખી શકીએ, પણ આના પ્રશ્નો લખવા ઘણા મુશ્કેલ બને છે, એટલે પદ્ધતિશાસ્ત્ર માટે આપણે અગાઉ પણ ઘણી બધી વિડીયો દ્વારા માહિતી આપી ચૂક્યા છીએ। આજે પણ આ 5 માર્કની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા પ્રશ્નો છે લાવેલા છે। આ ઉપરાંત તમારે ટાટ સેકન્ડરી માટેની ધોરણ 9 અને 10ની વિષય વસ્તુ અને પદ્ધતિશાસ્ત્રની PDF જોતી હોય તો પણ તમને મળી રહેશે। આમ તો તમે સૌ જાણો છો, પણ કોઈ નવા વિડીયો જોતા હોય તો તેને કઈ રીતે મેળવવી તેની નાની માહિતી આ પ્રમાણે રહેલી છે। અહીં જે વોટ્સએપ નંબર આપેલો છે 9799369956, એની પર તમારે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમારે PDF જોતી હોય સેકન્ડરી 9, 10 અને પદ્ધતિશાસ્ત્રની, તો 299 રૂપિયાની ઓફર છે, અને તમે મને વોટ્સએપમાં મેસેજ કરશો તો તમને વોટ્સએપમાં PDF રૂપે મળી રહેશે। હવે આ એક નાની માહિતી, ત્યારબાદ હવે મુખ્ય મુદ્દો છે આપણો 5 માર્કમાં કેવા પ્રશ્નો થશે તેની ચર્ચા જોઈએ। આપણે सीधा જ मुख्य टॉपिक ऊपर આવી જઈએ। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે પદ્ધતિશાસ્त्रનો। भाषा अधिगम सीखने की प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? इसकी मुख्य युक्तियों और विशेषताओं का सविस्तार वर्णन कीजिए। उत्तर, भाषा अधिगम प्रक्रिया का अर्थ। व्युत्पत्ति के दृष्टि से अधिगम 2 शब्दों में मेल से बनता है, अधि प्लस गम। यहाँ अधि का अर्थ है अधिक अथवा भली प्रकार, तथा गम का अर्थ है जाना या जानना। मनुष्य के अनुभवों के फलस्वरूप व्यवहार में हुआ स्थायी और वांछनीय परिवर्तन अधिगम कहलाता है। भाषा अधिगम मुख्य रूप से विद्यालय में प्रवेश के बाद शुरू होने वाली एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसमें बालक भाषा के नियमों और सिद्धांतों को विधिवत सीखता है। तो भाषा अधिगम की मुख्य युक्तियाँ यानी कि तरीका, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है अभ्यनुकूलन। बालक प्रारंभिक भाषा अभ्यनुकूलन द्वारा सीखता है। उदाहरण के लिए, भूख लगने पर वह ध्वनि, प्रतीक या इशारे से अपनी बात बड़ों तक पहुंचाता है, जिससे शब्द और वस्तु का संबंध दृढ़ होता है। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण बचपन से बुढ़ापे तक चलने वाली सामान्य प्रक्रिया है। बालक भाषा अर्जन और अन्य कार्यों में बड़ों को अनुकरण करके सीखता है। तीसरा है प्रयत्न एवं त्रुटि। अनुकरण के दौरान शुरुआत में बालक असफल रहता है, लेकिन बार बार कोशिश करने से वह अंततः भाषा प्रयोग में सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद है अंतर्दृष्टि। चॉस्कसी के अनुसार भाषा सीखने के दौरान बालक कोरी स्लेट नहीं होता, उसके पास जन्मजात भाषा अर्जन युक्ति होती है, जिससे वह अपनी अंतर्दृष्टि द्वारा सही और गलत वाक्यों को अंतर करना सीखता है। ત્યારબાદ ભાષા અધિગમ की विशेषताएं। कौशल केंद्रित अधिगम। भाषा अधिगम ज्ञानात्मक विषयों का अधिगम नहीं है, बल्कि वह कौशल केंद्रित है। इसका लक्ष्य भाषाई व्यवहार में कुशलता उत्पन्न करके संप्रेषण दक्षता विकसित करना है। भाषा अधिगम की दूसरी विशेषता है भाषा के मानक रूप का अधिगम। औपचारिक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को समाज में प्रचलित भाषा के मानक रूप से परिचित कराना और उसके प्रयोग की कुशलता विकसित करना होता है। ऐसा है भाषाई आदतों का निर्माण। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी में शुद्ध उच्चारण, मानक लिपि में सीख लिखना और उचित अनुतान पूर्वक बोलना जैसी भाषाई आदतों का निर्माण किया जाता है। संस्कृति संदर्भ। रॉबर्ट लेडो के अनुसार भाषा और संस्कृति का गहरा संबंध है। संस्कृति की समझ विकसित होने पर भाषा अधिगम की प्रक्रिया सुचारू और गतिशील बनती है। दूसरा प्रश्न है भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांतों और प्रमुख शिक्षण सूत्रों की सविस्तर व्याख्या लिखिए। भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। सबसे पहला है रुचि जागृत करने का सिद्धांत। शिक्षण तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक बालक में सीखने की रुचि न हो। शिक्षक को व्याकरण जैसे कठिन विषयों को भी रोचक बनाकर प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बालक की रुचि बनी रहे। दूसरा सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत।
रुचि जागृत होने पर ही अधिगम की प्रेरणा मिलती है। उद्देश्यहीन कार्य मानसिक शिथिलता लाता है। इसीलिए भाषा शिक्षण हमेशा आयोजन पूर्वक और उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा है क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। बालक निष्क्रिय श्रोता बनने के बजाय जब सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्वयं सीखता है तो उसे आनंद आता है और अधिगम स्थायी होता है। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। बालक उन विषयों को सरलता से सीखता है जो उसके वास्तविक जीवन और अनुभवों से संबंधित होते हैं। कुछ अन्य सिद्धांत इसमें शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण होना, विभाजन का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत शामिल है। प्रमुख शिक्षण सूत्र देखते हैं। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक के पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर नया ज्ञान देना चाहिए। जैसे शाहजहां के बारे में पढ़ाते समय ताजमहल से शुरुआत करनी चाहिए। सरलता से जटिल की ओर। बालक को पहले सरल भाषाई रूपों को ज्ञान देना चाहिए और उसके बाद क्रमिक रूप से जटिल रूप की ओर बढ़ना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर। शिशु कम उम्र में सूक्ष्म या अमूर्त विचारों को नहीं समझ सकता। उदाहरण के लिए दोस्ती। अमूर्त की संकल्पना को समझाने के लिए पहले मूर्त रूप में दोस्त का परिचय देना होगा। पूर्ण से अंश की ओर। यह सूत्र गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। भाषा अधिगम में बालक पहले वाक्य को पूर्ण इकाई के रूप में सीखता है और बाद में उसके अलग अलग अंशों या शब्दों पर ध्यान देता है। उसके बाद है विशेष से सामान्य की ओर। पहले छात्र को सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर उनके आधार पर सामान्य नियम बनाने चाहिए। आगमन से निगमन की ओर। व्याकरण शिक्षण में अनेक उदाहरण देकर नियम निर्धारित किए जाते हैं, जिससे शिक्षार्थी का अधिगम स्थायी और सार्थक हो जाता है। ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્ન છે, अखिल भारतीय संगोष्ठी तथा NCERT द्वारा निर्धारित भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की सविस्तर व्याख्या कीजिए। तो अखिल भारतीय संगोष्ठी के अनुसार निर्धारित उद्देश्य, तो उस अखिल भारतीय आयोजित संगोष्ठी में भारतीय भाषाओं के शिक्षण के मुख्य 4 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित है। पहला है ग्राह्यात्मकता। इसके अंतर्गत छात्र बोली हुई भाषा को सुनकर तथा लिखित भाषा को पढ़कर समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही शब्दों, सूक्तियों, मुहावरों और कहावतों के भंडार में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। दूसरा है अभिव्यंजनात्मक। छात्रों में सुंदर, स्पष्ट और प्रभावत्मक ढंग से वाचन व तीव्र गति से लिखने की क्षमता विकसित करना, अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में दूसरों के सामने स्पष्ट से रखना और संदर्भ सामग्री का सही प्रयोग करना इसमें शामिल है। तीसरा है सराहनात्मक। छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति स्थायी प्रेम और रुचि जागृत करना। इसके तहत छात्र सत साहित्य और लोक साहित्य की पहचान व संग्रह करते तथा काव्य सौंदर्य का आनंद लेते हैं। रचनात्मक अथवा सृजनात्मक। छात्रों में मौलिक निबंध लेखन, कहानी, संवाद, जीवनी, कविता आदि विद्याओं को लिखने की क्षमता और पत्र व्यवहार तथा भाषण देने की कला विकसित करना। उसके बाद है NCERT द्वारा सूचित विशिष्ट उद्देश्य। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर अभिव्यक्त करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, लिखकर अभिव्यक्त करना और अन्य तत्वों का ज्ञान। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, शिक्षार्थी आदेश, निर्देश, वार्तालाप या रेडियो, टीवी प्रसारण को धैर्य और मनोवेग से सुनेगा और उसके केंद्रीय भाव को समझेगा। बोलकर अभिव्यक्ति करेंगे तो शुद्ध उच्चारण, उचित हावभाव, व्याकरण संबद्ध भाषा और स्वर के उतार चढ़ाव के साथ बोलना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, कविता, कहानी, निबंध आदि विद्याओं को उचित गति और भावानुरूप सस्वर वाचन करके उसका सारांश ग्रहण करना। लिखकर अभिव्यक्ति करना, इसमें सुपाठ्य लेख लिखना, विराम चिन्हों का यथोचित प्रयोग करना, शुद्ध वर्तनी लिखना और विभिन्न रचना वाले वाक्यों का शुद्ध गठन करना। अन्य तत्वों के में भाषा के तत्वों उच्चारण, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विषय वस्तु, सांस्कृतिक मूल्य, तथ्य, रचना कार्य के रूपों और साहित्य के विविध विद्याओं को व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। चौथा प्रश्न है, बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार कक्षाध्यापन के शैक्षिक उद्देश्यों के प्रमुख क्षेत्र तथा गुजरात राज्य में हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए।
तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के मुख्य उद्देश्य देखते हैं। बेंजामिन ब्लूम ने द्वितीय भाषा के अध्ययन के अनुसार कक्षा शिक्षण के बाद शिक्षार्थियों के व्यवहार में होने वाले अपेक्षित परिवर्तन को 4 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य। शिक्षार्थी हिंदी भाषा के तत्वों, शब्दावली और व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तथा हिंदी व अपनी मातृभाषा की वाक्य रचनाओं में अंतर जान सकेंगे। दूसरा है बोधात्मक। छात्र पाठ्य सामग्री या शुद्ध सामग्री को पढ़कर सुनकर उसका अर्थ और व्यंजनार्थ समझ सकेंगे, प्रमुख मुद्दों को वर्गीकृत कर सकेंगे तथा उसका सारांश लिख या बोल सकेंगे। चौथा है प्रयोजनात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत छात्र नए शब्दों की संरचना कर सकेंगे, वाक्य में परिवर्तन कर सकेंगे, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे और रूपरेखा के आधार पर कहानी लिख सकेंगे। मूल्यांकन उद्देश्य। शिक्षार्थी पठित या श्रव्य सामग्री के विषय में अपना अभिप्राय दे सकेंगे और पाठ्य सामग्री को विवेचन कर उसकी योग्यता का आकलन कर सकेंगे। गुजरात राज्य में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य देखते हैं। और गुजरात एक हिंदी भाषी प्रांत है जहाँ प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार हिंदी को द्वितीय भाषा का या संपर्क भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। यहाँ माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षा के उद्देश्य निम्नानुसार है। शिक्षार्थी सरल हिंदी में बोलकर और शुद्ध स्पष्ट रूप से लिखकर अपने विचार प्रस्तुत कर सके, सुनी हुई हिंदी को भलीभांति समझ सके और पाठ्य सामग्री को पढ़कर उसका सुश्रव्य वांचन व बोधन कर सके। छात्र सामान्य पत्र व्यवहार कर सके तथा आवश्यकता अनुसार आवेदन पत्र लिख सके। शिक्षार्थी हिंदी के द्वारा नया ज्ञान प्राप्त कर सके और समाज में आने वाली विज्ञप्ति, सूचनाओं, बोधवाक्यों तथा विज्ञापनों को पढ़कर या सुनकर समझ सके। उसके बाद है 5वां प्रश्न। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के दोनों पक्ष, अध्ययन पक्ष और रूपात्मक पक्ष एवं उसके प्रमुख गुणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। पाठ्यपुस्तक के मुख्य रूप 2 पक्ष है, अध्ययन पक्ष और रूपांतर पक्ष। पहला है अध्ययन पक्ष। इसका मूल संदर्भ पाठ्य सामग्री से होता है। इसके अंतर्गत विषय सामग्री का चयन छात्रों के मानसिक स्तर, आवश्यकताओं और रुचि के अनुरूप किया जाता है। विषय वस्तु में गद्य, पद्य, नाटक, निबंध और कहानी जैसी साहित्यिक विधाओं का संतुलित मिश्रण होना चाहिए। यह राष्ट्रीय लक्ष्यों, भाषाई कौशल्यों के विकास और समयानुकूल संयोजन पर आधारित होती है। रूपात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत पुस्तक का आकार, रंगीन और आकर्षक डिजाइन, सुंदर एवं टिकाऊ आकर्षक मुखपृष्ठ शामिल है। इसके अलावा कागज मोटा व सफेद होना चाहिए तथा मुद्रण स्पष्ट, सुडौल, त्रुटिहीन होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी की पढ़ने की रुचि बनी रहे। पुस्तक का मूल्य भी मध्यम वर्गीय माता पिता की क्रय क्षमता के अनुकूल होना चाहिए। और पाठ्यपुस्तक के मुख्य गुण देखते हैं। तो भाषा ज्ञान की वृद्धि। प्रत्येक पाठ में ज्ञान विज्ञान की सामान्य जानकारी के साथ भाषाई कौशल्य को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रोचकता और जीवन में संबद्धता। रुचि का सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है। पाठ्यपुस्तक छात्रों के वर्तमान तथा भावी जीवन के अनुरूप अनुभवों से संबंधित होनी चाहिए। क्रमबद्धता। पाठों का आयोजन सरल से जटिल की ओर के शिक्षण सूत्र पर होना चाहिए। भाषा की शुद्धता। वर्तनी, विराम चिन्हों का प्रयोग, व्याकरण और वाक्य रचना की दृष्टि से पुस्तक पूरी तरह शुद्ध होनी चाहिए क्योंकि अशुद्धियाँ छात्रों के ज्ञान को दूषित करती है। विविधता और आदर्शवादिता। इसमें विभिन्न कालों के प्रतिष्ठित लेखकों की विविध शैलियों की रचनाएं और देश व संस्कृति के आदर्शों से युक्त पाठ होने चाहिए। त्यारबाद 6ठा प्रश्न है, हिंदी शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण करते हुए पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व और प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। दृश्य सामग्री का वर्गीकरण। भाषा शिक्षण को सजीव, सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री को यांत्रिक और सरल उपकरणों में वर्गीकृत किया जाता है। यांत्रिक दृश्य उपकरण प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और चित्र विस्तार। सहज दृश्य उपकरण चार्ट, चित्र, पोस्टर, मानचित्र, ग्लोब, रेखाचित्र, खादी बोर्ड और शामपट। यांत्रिक श्रव्य उपकरण आकाशवाणी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और लिंगवाफोन।
सहस्राव्य साधन में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत ध्वन्यात्मक शब्द जैसे कूक, चिक, धमक। दृश्य श्रव्य यांत्रिक उपकरण, चलचित्र और दूरदर्शन। दृश्य श्रव्य सहज साधन तो नाटक एवं अभिनय, कविता पाठ और परिभ्रमण। तो पाठ्य सामग्री की क्रियाओं की उपयोगिता एवं प्रकार। कक्षा के भीतर गद्य पद्य और नाटक शिक्षण को अधिक रुचिकर और ग्राह्य बनाने के लिए सहगामी क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनमें छात्रों में भाषा योग्यता, साहित्यिक रसानुभूति और वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है। कविता पाठ संबंधी क्रियाएं। कवियों की जयंती का आयोजन, पदों का काव्यगान, स्थानीय कवियों के साथ कवि सम्मेलन, काव्य गोष्ठी, कवि दरबार, समस्या पूर्ति और कविता की अंताक्षरी। गद्य पाठ संबंध क्रियाओं। अभिनय, नाटक के पात्रों का अभिनय करना जिसे शुद्ध उच्चारण और संवाद अदायती आती है। संवाद रचना, कथन और साहित्यिक या सारस्वत यात्राएं। उसके बाद है 7वां प्रश्न, हिंदी शब्द भंडार का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? व्युत्पत्ति तथा रचना के आधार पर शब्दों के भेदों का सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हिंदी भाषा का शब्द भंडार अत्यंत विशाल और समृद्ध है। हिंदी शब्दों का विवेचन मुख्य रूप से 5 आधारों पर किया जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और शब्द शक्ति के आधार पर, और 5वां है व्याकरण विवेचन के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है। तत्सम शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे सूर्य, सृष्टि, वृक्ष, अग्नि। तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत के विकृत या परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, जैसे सूरज, आग, पत्थर। देशज शब्द, स्थानीय स्तर या क्षेत्रीय बोलियों से विकसित शब्द। ये 3 प्रकार के होते हैं, अन्य भारतीय भाषाओं से आए शब्द, ध्वन्यात्मक शब्द और अज्ञात स्रोत से शब्द। विदेशी शब्द, भारत से बाहर की भाषाओं, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि से आए शब्द को हिंदी में घुल मिल जाए, जैसे अदालत, किताब, दफ्तर, कॉलेज, स्टेशन आदि। उसके बाद रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द એટલે वे मूल शब्द जिनके सार्थक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे हाथ, पैर, दिन, पशु। यौगिक शब्द, जो शब्द मूल शब्दों में उपसर्ग, प्रत्यय या समास के मेल से बनते हैं, इसके अंतर्गत युग्म और पुंडुक शब्द का किए जाते हैं, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तीसरा है योगरूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जैसे जलज, जल में उत्पन्न का विशेष अर्थ कमल है। इसी प्रकार लंबोदर गणेश के लिए और दशानन रावण के लिए रूढ़ है। उसके बाद है वाक्य किसे कहते हैं? पूर्ण वाक्य की प्रमुखता, विशेषताओं का उल्लेख करते हुए संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार का उदाहरण दीजिए। वाक्य की परिभाषा, पदों का वह व्यवस्थित और सार्थक समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की शक्ति हो, वाक्य कहलाता है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पूर्ण वाक्य के गठन के लिए 3 अनिवार्य विशेषताएं होती है। पहला है आकांक्षा तृप्ति, वाक्य से पूरा आशय प्रकट होना चाहिए ताकि सुनने वाले के मन में कोई जिज्ञासा या आकांक्षा शेष न रहे। योग्यता, वाक्य के पदों में प्रसंगानुभाव बोध कराने की क्षमता होनी चाहिए। वह आग से खेत खींचता है, योग्यताहीन वाक्य है। शुद्ध रूप, वह पानी से खेत खींचता है, ऐसा होगा। तीसरा है आस्ति लेकिन समीपता, वाक्य के पदों को बिना लंबे व्यवधान के समुचित समय सीमा में बोला या लिखा जाना चाहिए ताकि उनका पूर्वापर संबंध न टूटे। सरल वाक्य, उसके वाक्य के प्रकार में पहला है सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक या अनेक उद्देश्य हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होता है। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन श्याम और अमित भोजन कर रहे हैं। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आश्रित मिश्र उपवाक्य मुख्य रूप से कि जो जिसमें जब तक, जहाँ तहाँ, जैसे तैसे संयोजकों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, सलीम ने कहा
कि मैं जोसेफ से मिलूंगा। तीसरा है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकार उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, ये उपवाक्य और किंतु, परंतु तथा व अवयवों से जुड़े होते हैं। उदाहरण, रमेश आया और मोहन घर चला गया। उसके बाद है श्रवण कौशल्य से क्या तात्पर्य है। भाषा शिक्षण में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इसके 3 प्रकार की सविस्तर विवेचना कीजिए। श्रवण कौशल का अर्थ। श्रवण शब्द संस्कृत की श्रु धातु से बना है, जिसका संबंध ध्यानपूर्वक सुनने, समझने, अधिगम करने और अर्थग्रहण करने से है। श्रवण केवल ध्वनियों का कानों में पड़ना मात्र नहीं है, बल्कि किसी कथन को ध्यान से सुनना, उस पर चिंतन मनन करना तथा उसके केंद्रीय भाव को समझकर आचरण या व्यवहार करने जैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। श्रवण कौशल का महत्व। बालक की अधिकांश प्रारंभिक भाषा शिक्षा उसके श्रवण द्वारा गृहीत ध्वनियों पर ही अवलंबित होती है। वैदिक काल में संपूर्ण साहित्य को सुनकर ही याद रखा जाता था। यही कारण है कि वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। एक शोध के अनुसार मनुष्य अपने दैनिक संप्रेषण व्यापार में लगाए जाने वाले समय का 45% हिस्सा सुनने में, 30% बोलने में और शेष 25% पठन व लेखन में लगाता है। श्रवण प्रक्रिया के मुख्य प्रकार। पहला है अवधानात्मक श्रवण। इसका आशय श्रुत सामग्री को अत्यंत ध्यानपूर्वक सुनकर उसके मुख्य तत्वों, विचार, आदेश, निर्देश तथा वार्तालाप के सूत्रों का ग्रहण करना है। यह श्रवण के अन्य दोनों प्रकार की आधारशिला है। दूसरा है रसात्मक श्रवण। उचित स्वराघात, अनुतान, यदि और भावभंगिमा के द्वारा सुनाई गई सामग्री को सुनकर जब श्रोता आनंद की अनुभूति करता है तो उसे रसात्मक श्रवण कहते हैं। भाषा शिक्षण में इसका विकास करने के लिए कविता पाठ सर्वोत्तम साधन है। तीसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक श्रवण। इसमें श्रोता सुनी गई सामग्री में प्रस्तुत विचारों और भावों पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करता है। वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर उनका मूल्यांकन करता है तथा निष्कर्ष निकालता है। सामाजिक व्यवहार में इसकी बहुत अधिक उपेक्षा है। त्यारबाद 10वां प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। शिक्षार्थियों में इस विकास हेतु विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रमुख प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। उत्तर देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का अर्थ एवं महत्व। मनुष्य जब अपने विचार, मनोभावों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोलकर प्रयोग करता है तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। समाज में विचारों के प्रति संप्रेषण के लिए इसका सहारा लिया जाता है। भाषा शास्त्री राइबन के अनुसार भाषा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य बालक के विसंकलित विचारों को शुक्लाबंद करना तथा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना है, क्योंकि व्यक्तित्व विकास के लिए सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की प्रमुख क्रियाएं देखते हैं। सबसे पहले अनौपचारिक बातचीत। कक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच होने वाली रोचक बातचीत से बच्चों को संकोच और झिझक दूर होती है तो उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है। कहानी कथन और चित्र वर्णन। शिक्षक द्वारा कक्षा में शिक्षापयोगी और बाल जीवन में संबंधित कहानियां सुनाना तथा बच्चों को वैसी ही कहानियां सुनाने के लिए उत्प्रेरित करना। चित्रों की श्रृंखला दिखाकर क्या, कब, कहाँ, क्यों जैसे प्रश्न पूछना। उसके बाद है घटना वर्णन। माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों को स्वयं द्वारा देखी हुई किसी घटना, दृश्य या खेल तमाशे आदि पर सुसंबद्ध ढंग से वर्णन करने के लिए प्रोत्साहित करना। भाषण और आशुभाषण। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार उपयुक्त शीर्षक देकर मंच पर बोलने के अवसर देना। आशुभाषण द्वारा छात्रों में तुरंत तर्क करने की योग्यता विकसित होती है। वाद विवाद। इसके माध्यम से शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति, प्रयुक्तमति और अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने में जैसे गुणों का विकास होता है। परिसंवाद तथा विचार विमर्श। उच्च कक्षाओं में 9 से 12 के स्तर पर समूहों में किसी सामाजिक या राष्ट्रीय विषय के विभिन्न पक्ष पर सामूहिक चर्चा आयोजित करना। बाल सभा।
छात्र संवाद और अभिनय बाल सभा द्वारा बालकों में स्वस्थ संसदीय प्रवृत्तियों और लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास होता है। रंगमंची अभिनय से संवादों को शुद्ध उच्चारण और भावों के अनुकूल हाव भाव के साथ बोलने की क्षमता होती है। और अंत में है इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर बोलने का अभ्यास। टैप रिकॉर्डर, वीडियो टैप और लाउडस्पीकर जैसे यंत्रों के माध्यम से प्रार्थना सभा में विचार प्रकट करने का अवसर देना। उसके बाद है वांचन और पठन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पठन प्रक्रिया के चारों सोपानों की उदाहरण सविस्तर व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं वांचन और पठन में अंतर। छात्रों, ये अति महत्व का प्रश्न है। अक्सर छपी हुई शब्दावली को केवल बोल देने को पठन मान लिया जाता है, जो कि गलत है। इसे वांचन कहा जा सकता है। वांचन शब्द वाक् धातु से बना है, जिसमें केवल शब्दों के शुद्ध उच्चारण की प्रधानता होती है। इसके विपरीत पठन एक स्वदेश्य सार्थक चिंतन प्रधान क्रिया है, जिसमें उच्चारण के साथ साथ अर्थग्रहण पर मुख्य बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया के 4 सोपान। पहला है प्रत्यभिमान, प्रत्यभिज्ञान। यह पठन का यांत्रिक पक्ष है। इसके अंतर्गत शब्दों के दृश्य तथा श्राव्य रूपों का समझकर मस्तिष्क में उसका स्पष्ट मानसिक बिंब बनाया जाता है। कुशल पाठक अक्षरों को अलग अलग देखने के बजाय पूरे शब्द या वाक्य को एक साथ देखता है। अर्थग्रहण, इसमें पठित सामग्री में निहित भावों और विचारों को गहराई से समझा, विश्लेषित और व्याख्यायित किया जाता है। अर्थग्रहण के 3 स्तर होते हैं: अभिधर्मक पठन, मूल्यांकन तथा सूचनात्मक पठन, और तीसरा है मूल्यांकन प्रतिक्रिया। उसके बाद है अनुप्रयोग। यह पठन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सोपान है। पठन की सार्थकता तभी है जब पठित सामग्री हमारे विचार, व्यवहार, कौशल्य, रुचि और जीवन मूल्यों में सकारात्मक परिवर्तन या परिष्कार लाए। उदाहरण के लिए, देश प्रेम की कविता पढ़कर भीतर राष्ट्रीय सेवा का भाव जागृत होना ही उसका अनुप्रयोग है। उसके बाद है स्वस्वरूप पठन और मौन पठन के स्वरूप तथा उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए गहन पठन और व्यापक पठन में अंतर बताइए। स्वस्वर पठन और मौन पठन का स्वरूप एवं उद्देश्य। स्वस्वर पठन, स्वर सहित बोलकर पढ़ने की क्रिया स्वस्वर पठन कहलाती है। इसका उद्देश्य छात्रों में शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण, उचित गति और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर प्रवाह के साथ पढ़ने की दक्षता विकसित करना है। इसमें वांचन मुद्रा, आंख से पुस्तक की दूरी और भावानुरूप अंग संचालन का विशेष महत्व होता है। मौन पठन, बिना आवाज के पढ़ने की क्रिया को मौन पठन कहते हैं। इसके 2 मुख्य प्रयोजन हैं: पाठ्य सामग्री के विचारों को गहराई से आत्मसात करना तथा पठन की गति में तीव्रता लाना। पुस्तकालयों और सार्वजनिक स्थानों पर इसका व्यवहारिक महत्व बहुत अधिक है। गहन पठन और व्यापक पठन के बीच का अंतर। मुख्य उद्देश्य, पाठ्य सामग्री के भाव, विचार, भाषा शैली और कलात्मक सौंदर्य का सूक्ष्म विश्लेषण करना। व्यापक पठन, शब्दावली का विस्तार, ज्ञान की परिधि बढ़ाना, पठन रुचि का विकास और मनोरंजन करना। प्रकृति देखते हैं, इसमें विचारों की गहराई और सूक्ष्म विश्लेषण की प्रधानता होती है, जब व्यापक गठन में विस्तार और विचारों के संश्लेषण की प्रधानता होती है। कक्षा की स्थिति, तो इसके लिए आदर्श पाठ, अनुकरण पाठ और कठिन निवारण जैसे औपचारिक चरणों की आवश्यकता होती है। व्यापक पठन के लिए औपचारिक शिक्षण की उतनी आवश्यकता नहीं होती, उसे द्रुत पठन या साध्य पठन भी कहते हैं। सामग्री का चयन, इसके लिए मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक के कठिन एवं गंभीर अथवा कविताएं चुनी जाती है। इसके लिए सहायक पुस्तकें, सरल कहानियां, जीवनिया या बाल साहित्य उपयुक्त होते हैं। तो आ रीते विद्यार्थी मित्रों, આપણે 5 માર્કની અંદર પૂછાય છે કે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી। હવે બીજા પણ ઘણા બધા હજી પૂછાઈ શકે તેવી સંભાવનાવાળા છે, તેના માટે જોઈએ આપણે નવા વિડીયો। ત્યાં સુધી પરીક્ષાની બધાને શુભેચ્છાઓ।